cineinc.com। सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस सीरीज में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज मिलिए ब्रिटेन में हिंदी भाषा और साहित्य सेवा के लिए चर्चित और पुरस्कृत लेखिका उषा राजे सक्सेना से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जन्मी उषा राजे सक्सेना लगभग 5 दशकों से ब्रिटेन में हिंदी की मशाल उठाए हुए हैं। भले ही उषा राजे की कहानियां प्रकाश में आने से पहले उनके कविता संग्रह छपे, लेकिन आज वे ब्रिटेन के कहानीकारों की अग्रणी पंक्ति में शामिल हैं। ब्रिटेन में हिंदी के इतिहास का आकलन करती उनकी पुस्तक ब्रिटेन में हिंदी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। उषा राजे की आरंभिक कहानियों के केंद्र में अधिकतर वो प्रवासी मन दिखाई देता है जो विदेशी जमीन में भारत की मिट्टी की सुगंध तलाश कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके कथानक और पात्र ब्रिटेन के सामाजिक परिवेश में रचे बसे देखे जा सकते हैं। उषा राजे सक्सेना के अब तक 3 कविता संग्रह, 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन उनकी पुस्तकों की चर्चा बाद में, पहले उन्हीं की आवाज में सुनिए उनकी कहानी रुके कदम यूं आगे बढ़ें। रात काफ़ी हो चुकी थी, अतः स्वरांगी ने सोचा सोने से पहले लैपटॉप चार्ज करने को लगा दूं। अरे, मैं तो 2 पिनों वाला प्लग रखना ही भूल गई। खैर, अब तो रात काफ़ी हो चुकी है। उसने सोचा अब कल सुबह देखेगी। अतः सुबह 8 बजे उठते ही स्वागत कक्ष में आकर काउंटर पर बैठे कर्मचारी से 2 पिन प्लग लेकर मुड़ी ही थी कि बुआ जी प्रणाम कहते हुए आदित्य ने झुककर स्वरांगी के दोनों पैरों को हाथों से स्पर्श किया। आदित्य के हाथ उसे ज़रा ठंडे और नम लगे थे। अकेले ही आए हो या कोई और है तुम्हारे साथ? स्वरांगी ने प्रेम से उसे दोनों हाथों से उठाकर गहरा आलिंगन देते हुए कहा। कौन साथ होगा बुआ जी? उसके कहने में सीलन सी थी। पापा अपने सांसदों के साथ व्यस्त, एक मोटी रकम हर महीने मेरे खाते में डाल देते हैं। मम्मी अपने सामाजिक संगठनों में व्यस्त, हर हफ्ते खाने पीने का सामान बहादुर के हाथ भिजवा देती हैं। वह माता पिता के व्यवहार से खिन्न कुछ अनमने स्वर में बोला, मैं उनकी बात नहीं कर रही पगले, तेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ। तू इस कदर ब्राइट है, इतना प्यारा, टॉम क्रूज की तरह से हैंडसम, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में दूसरे नंबर पर आया था। आजकल तो ऐसे लड़कों को लड़कियां झट से लपक लेती हैं, फिर ऐसी चिपकी रहती हैं कि कहीं ज़रा इधर उधर हुई नहीं कि कहीं और कोई ना उड़ा ले। वह हंसी तो आदित्य भी हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं थी जो एक जिंदा दिल युवक की हंसी में होती है। कुछ तो बात है। स्वरांगी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। होटल के स्वागत कक्ष में बहुत से लोग बैठे हुए ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। बेल बॉय अतिथियों का सामान ट्रॉली पर रखकर उन्हें कमरे में ले जाने में व्यस्त थे। अतः स्वरांगी ने सायास कहा, चल कमरे में चलते हैं, यहाँ आधी बात सुनाई देती है, आधी नहीं। वहीं ब्रेकफास्ट मंगवा लेते हैं। बता, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? एलिवेटर में ऊपर जाते हुए आदित्य ने उसे बताया। बुआ जी, मैंने तो हिंदी के अखबार में सम्मानित साहित्यकारों के सूची में आपका नाम और फ़ोटो देखा तो प्रबंधकों को फ़ोन किया। प्रबंधकों ने बताया कि विदेशों से आए सभी प्रतिनिधियों के ठहरने का प्रबंध पलाश होटल में किया गया है। तू तो बड़ा होशियार निकला रे, कैसे पकड़ लिया बुआ को? वह फिर हंसी, पर आदित्य नहीं हंसा। होशियार वगैरह कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बिहारी हूँ ना, उसने विद्रूप हंसी के साथ कहा। क्या? मैं समझ नहीं पाई। स्वरांगी ने चाय का कप और उपमा की प्लेट उसकी ओर सरकाते हुए आश्चर्य और कौतूहल से उसके चेहरे पर एक गहरी दृष्टि डालते हुए पूछा,
हिंदी का अखबार पढ़े बिना चैन जो नहीं पड़ता है बुआ जी, इसलिए आपके आने की खबर मिल गई। पूरे छात्रावास में हिंदी का अखबार सिर्फ मेरे ही कमरे में आता है। मजाक भी खूब उड़ता है बिहारी बाबू का। अरे तू यूपी का है, बिहार का नहीं, तू उन्हें बताता क्यों नहीं? किस किस को बताऊं बुआ जी, कोई सुने तब तो। उनके लिए तो वह सब लोग जो अन्य प्रांतों से आए हुए हैं वे सब बिहारी होते हैं। उसकी आवाज़ में गहरी उदासी और निराशा पुती हुई थी। ओह, यहाँ अपने देश में भी वही नस्ल भेद, रंग भेद और लिंग भेद, ये सब तो मैं वैसे भी खूब भोग चुकी हूँ। कहते हुए स्वरांगी की आंखों में अपने विवाह के प्रसंग को लेकर आज तक देशी विदेशी रंग भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद की व्यक्तिगत और सामाजिक घटनाएं कौंध गई। लड़के वाले उसे देखने आए और पसंद कर गए उसकी 2 वर्ष छोटी गोरी चिट्टी बहन को, जिसने इसी वर्ष बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। अपनी इस छोटी बहन शिवांगी को वह कितना प्यार करती थी, किंतु उसने अपने विवाह का एक बार भी विरोध नहीं किया, ना ही मम्मी पापा ने। इस बात से उसका दिल कुछ ऐसा टूटा कि बहुत दिनों तक अवसाद में रही। हर वक्त हीन भाव और अपने लोगों के स्वार्थी प्रवृत्तियों और छल का एहसास होता रहता था। उसका भरोसा सब पर से उठ गया था। दिन में तो वह हर किसी के सामने स्वाभिमान के कारण हंसती और खिलखिलाती, कहती, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे चूल्हे चौके और बच्चों की लंगोटियाँ धोने का कोई शौक नहीं है। और रात को दुख सपनों से पीड़ित उठ कर बैठ जाती और गहरी सांसें भरती हुई आंसुओं से तकिया भिगोती और घर छोड़कर कहीं भाग जाने की सोचती। फिर एक दिन जब घर के सारे सदस्य आंगन में बैठे शिवांगी का दहेज सजा रहे थे, तो वह देहरी पर खड़ी हो दोनों हाथ कमर पर रखकर जोरदार शब्दों में सबको सुनाई कि वह साहित्य में एमए करेगी, उसके पश्चात शोध करेगी, फिर अपनी योग्यता के बल पर विदेश जाएगी। और वह पलटकर दंदनाती हुई डबडबाई आंखों के साथ कमरे से बाहर आ गई। पीछे से सुना, पापा कह रहे थे, उसे समय दो सुनंदा, जितना चाहेगी पढ़ाऊँगा। स्वरांगी मुझे शिवांगी से अधिक प्रिय है। सुना तो दिया उसने सबको, पर जब कभी अकेली होती तो अपमान का दंश उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता। ऐसे में वह मोटे मोटे आंसू बहाती, नाक पर तकिया रखकर दबाने लगती। कई बार उसने पंखे से लटक जाने की या टॉयलेट साफ करने वाले ब्लीच को पी जाने की सोची। एक दिन वह चूहे की दवा भी ले आई और गद्दे के नीचे लाकर छिपा दिया। अजीब सी मनोदशा हो गई थी। कभी खूब उत्साह में होती और दिन रात पढ़ाई करती, तो कभी निराशा के गहन गर्त में गिरती हुई रात रात भर रोती और कराहती। बीए की परीक्षा का परिणाम निकला तो जाने कैसे मेरिट लिस्ट में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर सोचा, शायद पहले का पढ़ा लिखा और परिश्रम से किया गया सेशनल वर्क के प्रोजेक्ट वगैरह काम में आ गए होंगे। सब ने उसकी खूब सराहना की। अचानक उसके पंख निकल आए, वह उड़ने लगी। तभी पापा ने हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र में उसकी रुचि जानते हुए भी उसका प्रवेश अंग्रेजी साहित्य में करा दिया और साथ में धमकी भी दे दी कि अगर उसे आगे पढ़ना है तो अंग्रेज़ी में एमए करे, अन्यथा घर बैठे। वह भी क्या करती, रो पीट कर किसी तरह उसने दूसरी श्रेणी में एमए कर लिया। अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद भी उसका हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम समाप्त नहीं हुआ। इसी बीच उसने साप्ताहिक हिंदुस्तान में अपराजिता के नाम से एक काली लड़की के शीर्षक से धारावाहिक उपन्यास लिखकर अपने हीन ग्रंथियों को खोलना शुरू कर दिया, जिससे उसका मन हल्का होने लगा। पाठकों में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह सहज होती गई। अंग्रेज़ी की प्राध्यापिका होने से पास पड़ोस और घर बाहर उसका मान सम्मान ऐसा बढ़ा कि उसे अपना काला रंग दिखना बंद हो गया। वह खुद से प्यार करना सीख गई और एक दिन अपनी खूबसूरत देह यष्टि और बड़ी बड़ी कचरारी आँखों को दर्पण में देखते हुए उसने खुद से कहा, मैं अपराजिता हूँ, चुनौतियों का सामना करूँगी,
या विकल्प खोजकर उनसे निपटूंगी। आई एम अ फाइटर, सो फाइट वन मोर, उसने खुद से कहा। तभी प्याले में चम्मच से चीनी चलाते हुए आदित्य ने स्वरांगी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, हाँ तो फिर आप तो लंदन चली गई बुआ जी। यहाँ की सांप्रदायिकता, ईर्ष्या, द्वेष और छोटी सोच से आपको निजात मिल गई। मैं तीसरे वर्ष का छात्र हूँ, पर पिछले 2 वर्षों से एनाटॉमी में फेल हो रहा हूँ। हैं, यह क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? तू इंटेलिजेंट है, परिश्रमी है, मेरिटोरियस है। अपने ट्यूटर से बात की तूने? और सुन, तुझे क्या पता कि तेरी बुआ ने लंदन के जातिवाद और भाव भेद वाली दुनिया में कैसे कैसे दंश झेले हैं और कैसे कैसे पापड़ बेले हैं। जवाब में आदित्य ने कहा, बुआ जी, ट्यूटर से बात की थी, उन्होंने मेरे नोट्स वगैरह देखे, फिर कहा तुम थोड़ा और परिश्रम करो। डॉक्टर माहौर का स्तर बहुत ऊंचा है। स्वरांगी को लगा कि आदित्य उसकी पूरी बात न सुनकर केवल वही सुन रहा है जो वह सुननी चाहता है। वह थोड़ी और सतर्क हुई। फिर क्या? शायद आप अभी भी नहीं समझी बुआ जी। हमारे यहाँ प्रादेशिकता और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है कि आए दिन कोई ना कोई धरने पर बैठ जाता है। ट्यूटर की बातों से मुझे नहीं लगता कि वे कुछ करेंगे। वे जानते हैं कि मैं एक ब्रिलियंट स्कॉलर हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, पर मैं स्थानीय नहीं हूँ, यूपी का भैयन हूँ। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश के बाहर का कोई छात्र यहाँ के छात्रों से ज़्यादा आगे हो। आदित्य की बात को समझते हुए उसका जवाब ना देकर स्वरांगी ने सायास प्रश्न किया, अच्छा तो अब तक तो तू अपने यहाँ की स्थानीय भाषा बोलने में माहिर हो गया होगा? क्यों? मैं कुछ समझा नहीं बुआ जी। स्थानीय भाषा बोलने ना बोलने की क्या बात आ गई? क्या अंतर पड़ता है स्थानीय भाषा बोलने ना बोलने से? आदित्य कुछ विभ्रमित सा बोला और फिर खींचते हुए आगे कहा, यहाँ मेडिकल कॉलेज में सब अंग्रेज़ी बोलते हैं बुआ जी, और मैं सबसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ। मैंने सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम से ही की है। स्वरांगी ने आदित्य के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे उसके चेहरे में स्थानीय लोगों के प्रति वितृष्णा और अपनी विशिष्ट योग्यता का अहंकार दिखा, ठीक वैसा ही जैसा लंदन में वर्षों पहले उसे अंग्रेज़ों के बीच महसूस होता था। ओह! आदित्य, मन ही मन आदित्य का मनोविश्लेषण करती हुई स्वरांगी समझ गई उसका भतीजा ठीक उसकी ही तरह इस समय श्रेष्ठता के दंभ यानी हीन भाव से पीड़ित है। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर भी वह अपने रुष्ट से भतीजे के संपूर्ण मनोविज्ञान को समझने की थोड़ा और कोशिश करते हुए बोली, तो फिर क्या बात है जो तू ट्रांसफ़र चाहता है? यह मेडिकल कॉलेज तो बहुत प्रसिद्ध और नामी है। बुआ जी, बताया तो कि 2 सालों से मुझे एनाटॉमी में फ़ेल किया जा रहा है। यह मेरी इंटेलिजेंस और योग्यता का अपमान है। मेरा एनाटॉमी का टीचर जानबूझकर मेरे आत्मसम्मान को तोड़ रहा है। मेरे साथी छात्र मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने रिश्वत देकर योग्यता प्राप्त की है। वह खींचा हुआ सा बोला। ओह माय गॉड! अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर स्वरांगी दुखी स्वर में बोली, मुझे तुझसे पूरी सहानुभूति है मेरे बच्चे। मुझसे अधिक तेरी पीड़ा और कौन समझ सकता है। सोच, मैं स्वयं इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। हम दोनों मिलकर इस समस्या का निदान खोज सकते हैं। कोई निदान नहीं है बुआ जी। डैडी का इतना रसूख है, इतनी जान पहचान है, बस फ़ोन उठाकर कहने भर की देर है। कितनी बार कहा कि वे मेरा ट्रांसफ़र कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर कहीं भी करा दें, पर वे सुनते ही नहीं। आगे उसने कुछ सोचते हुए कहा, आप केवल पापा को समझा दें बुआ जी कि मेरा ट्रांसफ़र यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में करवा दें, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो। उसकी आवाज़ में तेज़ निराशा और अवसाद के साथ एक धमकी भी थी। किसे और क्या धमकी दे रहा था वह? स्वरांगी सिहर उठी। लड़का ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ है। संभवतः वह आत्मघात की अवस्था से बहुत दूर नहीं है। भाई भी
पापा की तरह स्वाभिमानी हैं। लड़के की इस मामले में कोई मदद नहीं करेंगे। वे अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। वह समझ तो गई कि लड़का आहत है, उसके अहम को गहरी चोट लगी है। वह अंदर ही अंदर तिलमिला रहा है। यह चोट क्यों लगी है, इसका कारण वह समझ नहीं पा रहा है। यह श्रेष्ठता का बोध, यह दंभ है जो उसे अपने साथियों से दूर एनाटॉमी लेक्चरर तथा ट्यूटर का अप्रिय बना रहा है। इस बात को ना समझ पाने के कारण उसके मन में भयानक द्वंद्व उठ रहा है और वह पलायन की राह पर चल पड़ा है। उसे याद आया, उसके साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, परंतु उसके पास उसका मित्र जेम्स था, जिसने ठीक समय पर उसे सही परामर्श दिया। आदित्य को एक अच्छे संवेदनशील परामर्शदाता यानी काउंसलर की आवश्यकता है। काश जेम्स इस समय उसके साथ होता। स्वरांगी आदित्य के बातें ध्यान से सुनते हुए सोच रही थी कि वह स्वयं भी तो अपने पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों की बीच बीच में काउंसलिंग करती रहती है, तो क्या वह आदित्य को स्वयं अपने जीवन के तमाम द्वंद्वों, संघर्षों और अवसाद के क्षणों का खुलासा करते हुए जीवन की सच्चाइयों पर परामर्श नहीं दे सकती है? बहरहाल कोशिश तो वो कर ही सकती है कि पलायन करने से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। अतः मन ही मन उसकी मनस्थिति और विषय परिवर्तन के बारे में सोचते हुए उसने आदित्य से कहा, अच्छा अब तू नहा धोकर तैयार हो जा, बाहर चलकर खाना खाते हैं, फिर कहीं पार्क वगैरह में बैठकर बातें करते हैं। अच्छा सुन तो सही, परसों दोपहर के सत्र में प्रवासी भारतीयों की पहली पीढ़ी के अनुभवों पर आधारित संवेदना के विविध संदर्भ पर मैं बोल रही हूँ। तू मुझे सुनने चलेगा ना? स्वरांगी ने पूछा। इसीलिए तो आया हूँ बुआ जी कि आपको सुनूं और कुछ अलग सा दिन बिताऊं। सच बुआ जी, बहुत थक गया हूँ अपने जीवन से, खुद से लड़ते लड़ते। अरे अभी तो तेरा जीवन शुरू भी नहीं हुआ है पगले, और तू थक गया? तूने मेरे बारे में दूसरों से तो बहुत कुछ सुना होगा। आज मैं तुझे पूरी निष्ठा से अपने जीवन की सारी सच्चाइयाँ उधेड़ते हुए अपने संघर्षों, दुविधाओं और ग्रंथियों के बारे में बताऊंगी। फिर भी अगर तू कहेगा तो तेरे खातिर मैं शाम को भाई से बात करूंगी। ठीक है बुआ जी, नाउ आई एम रादर गेटिंग अ बिट बेटर। अच्छा चल, इसी बात पर इंटरनेट पर कोई अच्छी सी खाने की जगह खोज जहाँ बाग बगीचा भी हो। अभी वह अपना वाक्य पूरा कर ही रही थी कि आदित्य बोल पड़ा। मिल गया बुआ जी, एवरग्रीन गार्डन रेस्टोरेंट, तालाब के किनारे, रंग बिरंगे फूलों से लदा हुआ, बिल्कुल आपकी पसंद का। उसके चेहरे पर आई हल्की सी दमक को स्वरांगी ने नोट किया। उसे आशा की पहली किरण झलकी। मैं जल्दी से शावर लेकर आपको लंच पर ले चलता हूँ बुआ जी। स्वरांगी आदित्य के चेहरे पर आए बदलते मनोभावों को गहराई से देख रही थी। अच्छा, तू तो नहा धोकर तैयार हो जाएगा, पर क्या मुझे हाउस कोट में लंच खिलाने ले जाएगा? स्वरांगी हंसी। आदित्य भी हंसा। इस बार उसकी हंसी कुछ और खुली हुई थी। अरे नहीं बुआ जी, पहले आप नहा लें, उसने कहा। नहीं नहीं, तू आराम से नहा, मैंने कल रात शावर लिया था, तेरे बाद मैं भी हल्का सा शावर मार लूँगी। शावर मार लूँगी कहते हुए आदित्य हंसा। शावर मारने वाला मुहावरा तो मैंने पहली बार सुना है बुआ जी, इसीलिए हंसी आ गई। वह थोड़ा झेपते हुए बोला, यह जेम्स की भाषा है। यह जेम्स कौन है बुआ जी? बताऊंगी ना, लंच पर चल रहे हैं, अपने पास सारा दिन है। कितने बजे का समय दिया है? 1 बजे टैक्सी आएगी बुआ जी, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। तो फिर मैं जल्दी से शावर मार लूँ। दोनों देर तक शावर मार लूँ के मुहावरे पर हो करके हंसते रहें। स्वरांगी आदित्य में आ रहे बदलाव से आशान्वित हो रही थी। आदित्य शावर लेते हुए कोई गीत गुनगुना रहा था। स्वरांगी को एकदम अपना 20 वर्ष पूर्व का गुनगुनाना याद आ गया। उसकी काउंसलिंग काम कर रही है, सोचकर उसे थोड़ी और आश्वस्ति मिली। ठीक समय पर टैक्सी उन्हें एवरग्रीन रेस्टोरेंट लेकर आ गई। उन्हें रेस्टोरेंट का परिवेश और वातावरण दोनों ही मनमोहक
और आकर्षक लगे। जैसा नाम, बिल्कुल उसके अनुरूप चारों तरफ हरियाली और क्यारियों में खिले खिले रंग बिरंगे फूल। पूर्व और पश्चिम का एक खूबसूरत समन्वय। अभी दोनों स्वागत कक्ष में पहुंचे ही थे कि एक स्मार्ट से युवक ने अधखिले गुलाब की डंडी देकर उनका स्वागत किया और पूछा कि वे लोग कहाँ बैठना पसंद करेंगे। आदित्य ने स्वरांगी की ओर देखते हुए कहा, ये हमारी मेहमान हैं, स्वरांगी वात्सायन, लंदन से एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आई हैं। जी, फिर तो आप हमारी भी अतिथि हैं, युवक ने स्वरांगी और आदित्य की ओर देखते हुए कहा। स्वरांगी ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, हम बाहर बागीचे में शांत और खुली जगह में 4-5 घंटे टुकड़े टुकड़े में आराम से भोजन करते हुए बातें करना चाहते हैं, जहाँ थोड़ा एकांत और बहुत तेज संगीत ना हो। एक परिचारिका उन्हें गोल्फ कार्ट से तालाब के किनारे बने 20-20 मीटर की दूरी पर सुसज्जित खूबसूरत गज़ीबो में से एक में आरामदेह कुर्सी पर बैठाते हुए उनके टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू रखते हुए कहा, आप अपना मेन्यू इस पर टैप कर दें। समय समय पर हम आपको वाइन, स्नैक्स, भोजन, कॉफ़ी और लिक्योर आदि बिना किसी व्यवधान के मेज़ पर देते रहेंगे। अभी वह अपनी बात समाप्त कर ही रही थी कि इतने में एक वेटर मेज़ पर शैम्पेन की बोतल और लंबे शैम्पेन गिलास के साथ भुने काजू और बादाम रख गया। यह मैनेजर की ओर से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक छोटी सी भेंट। आपका दिन सार्थक और सुहाना हो, कहते हुए वह मुस्कुराई और उनकी स्वीकृति पर उसने उनके गिलास में शैम्पेन डाला। फिर दोनों को शुभ दिन कहते हुए अन्य अतिथियों को आतिथ्य देने चली गई। शैम्पेन के गिलास को हल्के से टकराते हुए दोनों ने चीयर्स किया। फिर 1-2 सिप लेने के बाद आदित्य सहज उत्सुकता के साथ अधीर स्वर में बोला, हाँ तो बुआ जी, अब बताएं ना, जेम्स कौन है। स्वरांगी मुस्कुरा पड़ी। अभिव्यक्त करना ज़रा मुश्किल है आदित्य। वह मेरा ऐसा दोस्त है जो मेरी एक एक भंगिमा को पहचानता है, मेरा मित्र, मेरा परामर्शदाता, मेरा पार्टनर। वो कैसे? आप उनसे मिली कैसे? सन 1975 की बात है आदि। मैं मणिपुर विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में पेपर पढ़ने आई हुई थी और वह लंदन से मणिपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों में बढ़ता अवसाद और उनके लक्षण विषय पर बीज व्याख्यान देने के लिए आया हुआ था। हम दोनों एक ही अतिथि गृह में आमने सामने के कमरे में ठहरे हुए थे। आते जाते हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे आदि कहते कहते हम शाम के भोजन पर मिलने लगे। फिर धीरे धीरे आपस में बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों ने मणिपुर के प्रसिद्ध तालाब और मंदिरों की खूबसूरती को एक साथ देखा और उसे जिया। साथ में सैर करते, संग्रहालय, नृत्य कला केंद्र आदि देखते हुए साथ साथ जीवन के अच्छे बुरे सभी अनुभवों को बांटते रहें। आदित्य, मुझे उसके भारतीय संस्कृति, इतिहास के ज्ञान पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि वह भारत कई बार आ चुका है और भारत की कई भाषाओं में हल्की फुल्की बातचीत भी कर सकता है। उसका कहना है आदित्य कि कहीं भी अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ की भाषा और संस्कृति को जानना और समझना आवश्यक है। जब आप वहाँ की भाषा बोलते हैं तो लोग आपको शीघ्र ही अपना लेते हैं। स्वरांगी ने इस तथ्य पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा। आदित्य ने बादाम की प्लेट उसकी ओर सरकाते हुए सहज ही कहा, बहुत सही कहा उन्होंने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुआ जी। स्वरांगी ने एक बादाम उठाया और फिर उससे खेलते हुए बोली। इसी तरह बातों बातों में हम अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बांटने लगे। एक दिन जेम्स ने अपनी माँ बाप के झगड़ों और उनके तलाक से दुखित अनुभवों को बांटते हुए ड्रग लेने और उससे उबरने की बात बताई। फिर मैंने उसे अपने काले रंग के होने का दर्द बताते हुए गोरी चिट्टी शिवांगी की शादी के बीच अवसाद में आत्महत्या करने के विचार और फिर उससे उबरकर अपने जीवन में लिए निर्णयों के बारे में बताया। हम दोनों के जीवन में बहुत साम्यता थी। दोनों ही अवसाद से निकले हुए जुझारू स्वभाव के होने के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। अतः हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। सच बुआ जी,
क्या आपने भी आत्महत्या की सोची थी? तो क्या तू समझता है कि तू ही ऐसा सोच सकता है? आपने कैसे सस आउट कर लिया बुआ जी? सुरांगी मुस्कुराई। तू मेरा भतीजा है आदि, तेरी बुआ तेरे मन में उठ रहे द्वंद्वों को समझ सकती है। बता, सच है कि नहीं? संकुचित सा आदित्य सिर झुकाकर भरे गले से बोला, जी बुआ जी। शैम्पेन ख़त्म हो चला था, अतः वेटर ने आकर उनकी प्लेट में सलाद, कबाब, चॉप्स आदि रखते हुए उनकी पसंद की वाइन से वाइन गॉबलेट भर गया। एक बार फिर गिलास खन के चीयर्स हुआ। फिर बुआ जी रुकिए मत, मैं आप दोनों के जीवन के संदर्भों से अपने लिए जीवन के तमाम पहलुओं की जानकारी बढ़ा रहा हूँ। मेरे अनुभव का दायरा कितना छोटा है। अच्छा बुआ जी, तो आपका लंदन जाने का कार्यक्रम कैसे बना? हाँ, तो आदित्य उन दिनों ब्रिटेन में श्रमिकों की बहुत आवश्यकता थी, अतः एशियन माइग्रेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ मेडिकल और अन्य सेवाओं के लिए भी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता बढ़ रही थी। माइग्रेशन का कोटा खुला हुआ था, अतः मैंने भी आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। साथ ही मैंने जेम्स को भी पत्र लिख दिया कि मैंने शिक्षक कोटे में माइग्रेशन के लिए आवेदन पत्र डाल दिया है। अगले हफ्ते हाई कमीशन में साक्षात्कार है। जेम्स बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तमाम ज़रूरी हिदायतों के साथ उत्तर देते हुए लिखा, अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के साथ बर्थ सर्टिफिकेट आदि भी लेती आना। उन दिनों फ़ोन की व्यवस्था अत्यंत शोचनीय थी, अतः हमें चिट्ठियों पर ही आधारित होना पड़ता था। जब मैं लंदन आई तो वह एयरपोर्ट पर पीले गुलाब के गुच्छ के साथ खड़ा था। वह मुझे सीधा अपने फ्लैट पर ले गया। मेरे आने से वह बहुत खुश था। उसने कहा, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती है मैं उसके साथ फ्लैट शेयर कर सकती हूँ, और यदि मुझे ठीक ना लगे तो वह मेरा बंदोबस्त पास के इंडियन YMCA में भी कर सकता है। वैसे तो आदित्य मुझे घर से बाहर रहने, फ्लैट आदि शेयर करने के साधारण नियम वगैरह पता थे, फिर भी लंदन आने से पूर्व मैंने ब्रिटेन के जीवन स्तर, अदब कायदे, रीत रिवाज के बारे में रफ गाइड नाम के एक पुस्तक में पढ़ लिया। अतः मैंने कहा, मैं फ्लैट शेयर करूंगी, पर घर खर्च, किराया, घर के कामकाज आदि सब 50-50। जेम्स राजी था। आदित्य सारी बातें बहुत ध्यान और कौतूहल से सुन रहा था। बीच बीच में वह स्वरांगी के प्लेट में कुछ न कुछ डालता रहता था। इस बार स्वरांगी ने प्लेट को हाथ से ढकते हुए कहा, बस और नहीं आदि। फिर बुआ जी, आपको वहाँ जाते ही नौकरी मिल गई? पापा ने बताया। हाँ आदित्य, वे शुरू के दिन थे। लंदन आते ही क्वालिफ़िकेशन वेरिफिकेशन के बाद जेम्स के सही निर्देश के कारण मुझे सहज ही अपनी योग्यता के आधार पर पॉलीटेक्निक में प्राध्यापिका की नौकरी मिल गई। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। गर्व तो कम, घमंड ज़्यादा हो गया आदित्य। ब्रिटिश शिक्षण क्षेत्र में मैं अपनी स्थानीय साथियों की तुलना में कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड थी। मेरा वेतन भी सबसे अधिक था। मैं अपने को उन सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने साथी शिक्षकों से दूरी बनाकर रखती और उनसे सिर्फ काम की बात करती, इधर उधर की बातें तो बिल्कुल नहीं करती। आदित्य एकाग्र होकर स्वरांगी की बातें सुन रहा था। थोड़े ही दिनों बाद मुझे लगा कि मेरे साथी अध्यापक मुझसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग युवा थे, मैं उम्र में उनसे बड़ी थी। मुझे लगा कि वे मुझे वह मान सम्मान नहीं देते हैं जो मुझे मिलना चाहिए। क्यों बुआ जी? वही तो बता रही हूँ ना आदित्य, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने देश में बहुत मान सम्मान और जी हजूरी की आदी थी, अतः मैंने मन ही मन धारणा बना ली बेटे कि मेरे साथ के सारे अध्यापक अध्यापिकाएं नस्ली हैं, रंग भेद करने वाले हैं। वे लोग आपस में मुझे गुलाम देश का वासी कहकर अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करते रहते हैं। ओह, आदित्य की भौहें वक्र हुईं। सुरांगी ने नोट किया। अतः मुझसे कोई आगे आकर बात नहीं करता, इसलिए मैं स्टाफ रूम में कम जाने लगी। वर्क रूम या पुस्तकालय में बैठी अगले दिन के लिए नोट्स तैयार करती या कॉपियाँ जांचती अथवा पढ़ने लिखने में अपने आप को व्यस्त रखती।
मुझे अपने चारों ओर एक षड्यंत्र सा होता दिखाई देता था आदित्य। लगता था जैसे लोग मेरे ही बारे में खुसर पुसर करते हैं। अभी तक कोई मेरा मित्र भी नहीं बना। धीरे धीरे मैं थकने लगी। मेरा मन उचाट होने लगा। आदित्य चकित से स्वरांगी को देखता रहा, जैसे बुआ जी अप्रोक्ष रूप से उसकी कहानी उसे ही सुना रही हूँ, पर वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप सुनता रहा। जेम्स, मेरा पार्टनर, बहुत दिनों से मेरे स्वभाव में आए बदलाव को देख रहा था कि उसकी दोस्त स्वरांगी किसी बात से पीड़ित और उद्वेलित है। वह प्रतीक्षा में था कि मैं उससे अपने मनोभावों के बारे में उससे स्वयं बात करूं। इसी बीच प्लेट में परसी स्पेगेटी पर पार्मेसन चीज़ और लाल मिर्च की पपड़ियां डालने के बाद उसे कांटे में फंसाकर लपेटते हुए स्वरांगी बोली, एक दिन मैंने विचलित मनस्थिति में जेम्स से कहा कि मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहती हूँ। यहाँ विभाग के लोग मेरी भारतीय उच्च योग्यता को नीची नज़र से देखते हैं। इस पॉलिटेक्निक के लोग रेसिस्ट हैं। मेरा मजाक उड़ाते हुए आपस में खुसर पुसर करते हैं। जेम्स ने मेरी मनस्थिति को पूरी तरह समझते हुए सहज भाव से कहा, जल्दबाजी मत करो स्वरांगी, संभवतः तुम इस नए परिवेश में सहज नहीं हो पा रही हो। ये समस्या इतनी उग्र नहीं है कि उसका समाधान ना निकल सके। पिछले दिनों की हमारी आपसी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा था कि यह समस्या तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम इसे पनपने का अवसर दे रही हो। मैं उत्तेजित हो उठी। क्या बात करते हो जेम्स, ये मेरी समस्या है। तुम भी कहीं यह तो नहीं कह रहे हो कि मैं मंद बुद्धि की पिछली हुई गुलाम जाति की हूँ? नहीं स्वरा, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, ये तुम कह रही हो, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे आत्मावलोकन यानी अपने अंदर झांकने की बात कर रहा हूँ कि तुम स्वयं देखो कि समस्या की जड़ कहाँ है। वही बात है, तुम घुमा फिरा कर मत कहो, सीधे सीधे बात करो। ठीक है, अभी तुम उत्तेजित हो प्रिय, तुम जल्दी से शावर मारो, तब तक मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। जेम्स ने सहज स्मित हास्य के साथ मेरे कंधों को बाहों में लपेटते हुए फ्रेंच विंडो से आकाश में फैली लालिमा की लहरें दिखाते हुए बोला, देखो स्वरा, शाम ढल रही है, आकाश में लाली उतर आई है, जैसे तुम्हारा लाल दुपट्टा लहरा रहा हो। उस दिन तुमने भी तो नीले शलवार कमीज पर लाल दुपट्टा गले में डाल रखा था। पहली मुलाकात की ताजगी और स्मृतियों से मैं सहज ही विभोर हो उठी। और फिर उस दिन शाम को जेम्स से बातें करते हुए मुझे स्पष्ट हुआ आदि कि वास्तव में समस्या मेरी अपनी बनाई हुई थी। इस नए अंग्रेज़ी माहौल से, अंग्रेज़ों के उस बड़े समुदाय से, उनके भाईचारे और उनके आत्मविश्वास से मैं घबरा उठी थी। अंग्रेज़ों की धीमी आवाज़, उनकी फर्राटेदार अंग्रेज़ी, अनजाने मुहावरों का मुझ पर उल्टा असर पड़ रहा था आदित्य। साथ ही उनकी गोरी देह, उनकी भद्रता अलग से मुझे आतंकित कर रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और भय पैदा होने लगा था। मैं हीन ग्रंथि से ग्रसित होने लगी थी। मेरा अपना व्यवहार धीरे धीरे श्रेष्ठता के बोझ से अकड़ा सा रहने लगा था। मेरी सहजता पर दिखावटी गंभीरता हावी होने लगी थी। जेम्स को काउंसलिंग में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा आदित्य। मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मैं अपने आप को अन्य अध्यापिकाओं से अलग कर मन ही मन एक ऊंची कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यह भी समझ में आ गया कि मुझे उनसे मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उस समूह का हिस्सा बनना है। पहले मुझे उनके तौर तरीकों और रुचियों को समझकर उनके लेवल पर आना होगा। स्वरांगी ने देखा आदित्य का चेहरा, उसकी आँखें और नाक सुर्ख हो रहे हैं। वह कई बार स्वरांगी की नज़र बचाकर उन पर टिश्यू लगा चुका है। इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही मेरे बच्चे। तू अभिजात्य वात्सायन परिवार का इकलौता वारिस है। फिल्मी हीरो सा खूबसूरत है। 300 प्रतियोगियों में दूसरे नंबर पर आया। श्रेष्ठता के बोझ से ग्रसित है। आदित्य वात्सायन, तुझे अपने को उनके लेवल पर लाना होगा। तूने अभी तक सिर्फ लेना ही सीखा है मेरे बेटे, देना नहीं।
तुझे यहाँ स्वयं अपना किरदार बनाना होगा। सामाजिकता, स्नेह, प्रेम और दोस्ती के महत्व को समझना होगा। जहाँ अहंकार और स्वार्थ विलीन होता है, वहीं से सद्भावना और इंसानियत की शुरुआत होती है। सुरांगी आदित्य के चेहरे पर आते जाते भावों को ध्यानपूर्वक देखती जा रही थी। उसके मन, मस्तिष्क और हृदय में उगते ज्वार को शीर्ष पर ले जाना ही उसका चरम प्रयास था। आदित्य के गले में गुठली अटक रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आती, परंतु वह सुरांगी की आंखें बचाकर टिश्यू से सुखा लेता। और सुन आदित्य, चाइना, जापान और स्पेन जाने से पहले छात्र उस देश की भाषा का क्रैश कोर्स करते हैं। हर प्रदेश का अपना गौरवपूर्ण इतिहास होता है। स्थानीय समाज से जुड़ने के लिए उसे उनकी भाषा ही नहीं, संस्कृति और संस्कारों को भी आत्मसात करना होता है। उस प्रदेश के गुरु और शिष्य की परंपरा को समझना होता है। अपनी श्रेष्ठता के बोध में हो सकता है तूने एनाटॉमी के प्रोफेसर का अनादर कर दिया हो। इतनी कम उम्र में तूने इतना कुछ हासिल कर लिया है आदित्य कि तुझे अपनी सफलता का बोझ संभल नहीं रहा है। अपनी बुद्धि और योग्यता के आगे तुझे अन्य सभी बौने लगते हैं। चुप बैठा आदित्य हिला नहीं। वह अपने आंसुओं को रोकने की बेहतरीन कोशिश कर रहा था। आदित्य को भावनात्मक सहारा देने के लिए सुरांगी उसके बगल वाली कुर्सी पर आ बैठी। उसे अपने दाहिने हाथ के घेरे में लेते हुए देर तक उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सांत्वना देती रही। फिर उसके हाथ में छोटे से लिक्योर के गिलास को पकड़ाते हुए बोली, चीयर्स टू अ न्यू, वाइजर एंड सोशेबल आदित्य वात्सायन। रुके कदम यूं आगे बढ़ें। ये थी उषा राजे सक्सेना की कहानी। ये कहानी उनके संग्रह तुझे और क्या चाहिए औरत में शामिल है, जिसे सामयिक प्रकाशन दिल्ली ने छापा। उषा राजे सक्सेना के अन्य कहानी संग्रह हैं प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर तथा वह रात और अन्य कहानियां। इनके अलावा उन्होंने ब्रिटेन में बसे हिंदी कहानीकारों की कहानियों के संकलन मिट्टी की सुगंध का संपादन किया, जिसका दूसरा भाग जल्द ही प्रकाशित होने वाला है। सिनेंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी सीरीज के अंतर्गत अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक और कहानीकार से होगी। मुझे अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। cineinc.com। ये थी सिनेंक पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिनेंक का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com, cineinc.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@cineinc.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@cineinc.com। सिनेंक पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।